देख रहे हो के न्यूज नेशनल। देश कोयले की कमी से जूझ रहा है। इसका देश की ऊर्जा पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकल्प फिलहाल कम ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊर्जा की खपत या मांग को पूरा करने में कोयला अहम भूमिका अदा करते हैं। कोयले की कमी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। बिजली उत्पादन वाले ऐसे केंद्र जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर अब स्टॉक भी काफी कम बचा है। इसके अलावा हम देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हर चीज वस्तुओं के दाम पर भी असर देखने को मिल रही है। प्रश्न यही है कि राष्ट्र के सामने अब दो चुनौती है। एक तो ये जो अल्प कोयला बचा है उसका हम क्या वैकल्पिक इलाज ढूंढ लाते हैं, और दूसरा कि ये जो बढ़ते हुए तेल की कीमतें हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ चुके हैं स्मिता पंड्या, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी है। इसके अलावा हमारे साथ भरत राजकोर, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। रतन सिंह डोडिया भी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। उसके अलावा विपुल पंड्या, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। भरत जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अगर हम बात करें, एक और त्योहारी सीजन है, उसके मद्देनजर बिजली की मांग में इजाफा हो रहा है, जबकि उपलब्धता की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो वो काफी कम है। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि बिजली की जो आपूर्ति है उसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे। जी भरत जी। हाँ जी, कोयले का सवाल जो है ना, वो सबसे पहला तो मुझे गवर्नमेंट की जो कुछ व्यवस्था है उसमें गड़बड़ लगती है, क्योंकि जब तक बिल्कुल कोयला खत्म हो जाए तब तक हम कुछ न करें वो तो सही नहीं है ना। और आज कोल इंडिया है, कोल इंडिया अकेला लड़ रहा है। विदेश से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इतना भारी भाव से, इतने ज्यादा भाव से कोयला खरीदते वक्त कोई भी कंपनी टूट जाएगी, चाहे कोई भी पावर हाउस हो। तो उससे पहले ये आयोजन, चाहे हम कुछ भी करें, ऐसे इवेंट कर रहे हैं, मगर कोयले के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी सब चीजों के लिए। आज ये कोई सिर्फ कोयले की बात नहीं है, तेल के लिए है, खाद्य तेल की भी वही स्थिति होने वाली है। क्योंकि इस साल कर्नाटक में जितनी चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो खाद्य तेल का भी वही हाल होगा। मगर पहले आज की बात अगर करें कोयले की, तो कोयले में हम कुछ नहीं इससे ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास, प्राइवेट कंपनियों के पास है ही नहीं। अब कोयले की जितनी खदानें हैं उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने पहले से अगर प्लानिंग किया होता, क्योंकि कोयला पहुंचते पहुंचते भी 15 दिन लग जाएंगे, और तब तक में तो सारे पावर हाउस बंद हो जाएंगे। और एक बार इन सब मशीनरी की हालत ये है कि एक बार बंद हो गई, उसे फिर से चालू करने में हमें जो खर्चा होगा वो मुश्किल होगा। ये हम नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करना चाहिए था, वो प्लानिंग, उसमें हम पीछे पड़ रहे हैं। स्मिता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और खास करके अगर हम कोविड महामारी की बात करें तो दूसरी लहर के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें धीरे धीरे ये तेजी आ रही थी, लेकिन अचानक से बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी देखी गई थी। लेकिन फिर ये जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या अर्थव्यवस्था पर इसका आपको क्या लगता है, क्या असर होगा? जी, कोविड महामारी जो है वो वैश्विक महामारी थी, और अभी जो हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं महंगाई देख रहे हैं हम, वो सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार को पता था कि महंगाई के कोविड के बाद इस तरह की मंदी आने वाली है, तो इससे सरकार को प्लान करना चाहिए था। अब सरकार ने जो अपनी जिम्मेवारी स्वीकारी नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रजा को समझ नहीं रही है। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ अपने लिए, अपने इलेक्शन के प्रचार के लिए ही कर रही है। मैं समझती हूँ जहाँ तक महंगाई जो है वो पूरी हमारी वैश्विक समस्या तो है ही, लेकिन हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग लोग हैं, और सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं। तो उनके लिए जो आवक, ये जो उसको कमाई का एक जरिया होना चाहिए, वो नहीं हुआ।
अब देखते हैं हम कि अभी कोयले की कमी है हमारे देश में, वो मैं समझती हूँ कि वो कुदरती नहीं है, वो मानव सर्जित है, सरकार की सर्जित है। क्योंकि सरकार को उसके लिए कुछ भी करना चाहिए। जो कोयले की खदानें हैं, उनको पहले से ही उसके लिए कुछ करना चाहिए था, उसका प्लानिंग करना चाहिए था। जो आने वाली जो भी समस्या है उनके लिए, महंगाई के लिए हम क्रूड ऑयल और कोयलों को जो जिम्मेवार ठहराते हैं वो सरकार के देन है। सरकार को समझना चाहिए था कि उसके लिए क्या करना चाहिए। कोविड के बाद जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगारी प्राप्त करने के लिए अभी कोयले की खदान में जो मजदूर लोग काम करते हैं तो वो कोयले की खदान बंद कर दी गई। तो फिर वो मजदूर कहाँ जाएंगे? वो भी बेरोजगारी हो जाएंगे और कोयले का उत्पादन भी नहीं होगा। और महामारी देखते कि हम जो चीन से कोयले आयात करते थे वो भी अब नहीं हो रहे हैं। आयात और निकास में जो अभी समस्या वैश्विक समस्या है वो इसके लिए जिम्मेवार सरकार खुद है। सरकार को प्लान करना चाहिए था कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्रूड ऑयल और कोयले की जो जरूरियात होती है वो उसको स्टॉक रखना चाहिए था, या उसके लिए कुछ भी ऐसा करके उसको जो वो कहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करना चाहिए था कि उसकी कमी ना पड़े। विपुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखा जाए तो अधिक कोयला जो है वो हम बाहर से आयात करते हैं, लेकिन अगर कोयले के दाम की भी बात करें वो भी काफी महंगे हो चुके हैं। क्या लगता है, अगर बाहर से भी अगर कोयला जैसे कि हम आपूर्ति भी कर लेते हैं, आयात भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगा है कोलसे का दाम, उसकी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिर से वो महंगाई पे ही आ जाएगी। है कि वैसे भी देखो महंगाई तो बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। अब कोयला वाला जो इश्यू आया है इससे और भी जो है महंगाई बढ़ने वाली है। और मैं तो ये कहूंगा कि महंगाई की सबसे बड़ी असर हमारे मजदूर वर्ग पे पड़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि सरकार जो है हमारे मजदूरों का मिनिमम वेजेस भी नहीं बढ़ा रही है। 7 साल से मिनिमम वेजेस का रिवाइज नहीं हुआ है। और जो भी आज मिनिमम वेजेस है वो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रहा है। और मजदूर 12-12 घंटे काम करते तब भी जो है 300 रुपया भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय में ये कोयला हो या दूसरा कोई भी इश्यू हो, महंगाई तो बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इश्यू हमारे सामने ये आ रहा है। और आगे जो स्मिता बेन और भरत भाई ने बोला बिल्कुल बात सही है। ये तो सरकार की प्लानिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल निष्फलता है। हमारे पूरा मंत्रालय इसके लिए है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं अभी तक? अभी उनको पता होना चाहिए कि भी ये कोयला कितना चलने वाला है। हमारे सबसे ज्यादा पावर प्लांट जो है कोयले से चलता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार की निष्फलता है। बहुत सही बताया कि हमारी सरकार जो है जायरात में पड़ी रहती है, इलेक्शन में पड़ी रहती है। ये जो इश्यू है, बेसिक इश्यू है, उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी और महंगाई बढ़ेगी, सरकार को कुछ करना पड़ेगा और लोगों को भी इस चीज को देखना पड़ेगा कि ये सब जो है ये एक दो की नहीं है, ये मैन मेड है, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है। बिल्कुल। रतन सिंह जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम देखें दुनिया भर में कोयले में, तो कहीं ना कहीं दाम 40% तक बढ़े हैं। आपको क्या लगता है, कहीं से अगर हमने आयात भी कर ली, जैसे तैसे करके हम आपूर्ति भी कर पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी? पुष्पा जी, कोयले की बात करो या खाद्य तेल की बात करो, जो जहां होता है वहां उसको दाम नहीं मिलता, वो सही है। समझ गए? मैं आपको, हर गृहिणी को प्रॉब्लम होती होगी कि ज्यादा तेल के दाम बढ़े। हर बार बोलते हैं कि तेल के दाम बढ़े, किसान को ज्यादा मिल रहा है। सत्य में, हकीकत में देखो तो किसान को नहीं मिल रहा है। किसान की मूंगफली एक 20 केजी का 800 से 1000 रुपया मिलता है। समझ गए? 800 से 1000 में मूंगफली जाती है। जो मूंगफली है वो प्रोसेस करने वाला बिचौलिया किसान 4 महीने खेत में मजदूरी करके जो पैदा करता है उसको नहीं मिलता है। जो एक दिन में खरीद लेता है और एक दिन में प्रोसेस करता है वो ज्यादा कमाता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 800 से 1000 रुपये में 20 केजी मूंगफली मार्केटिंग यार्ड में बिकती है। तो पर केजी 45 रुपये की मूंगफली 1 केजी हुई। तो 45 केजी मूंगफली 45 रुपये की एक हुई, तो 45 बाई 45 किलो, तो 2025 रुपये में
एक तेल का डिब्बा निकलता है, समझ गए। 2025 में डिब्बा फैक्ट्री वाले को कच्चे तेल का निकलता है, उसमें लेबर चार्ज, लाइट चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज सब लगा के 200 रुपया लगाओ तो 2225 रुपये में 15 केजी, 15 लीटर नहीं, 15 लीटर बेच रहे हैं, उसके अलावा 15 केजी पड़तर होता है, तो उसमें से 2800 में बेचते हैं, तो उसको 90 रुपये का बाय प्रोडक्ट, उसकी जो फोतली आती है ना, फोतली उसकी पाली वो मिलती है। 600 रुपये का उसमें खूल निकलता है, खोल, तो उसको डब्बा 1525 रुपये में पड़तर पड़ता है। जिस मिल मालिक को 1525 में पड़तर पड़ता है, और वो 24 घंटे में 2800 में बेच के पर 15 केजी 1265 रुपये का मुनाफा कमाता है। किसान को 4 महीने रहने के 1200 रुपये मुनाफा नहीं मिलता है। એટલે वही दिक्कत है किसानों के साथ। जी भरत जी, आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहेंगे? अभी महंगाई की जब हम बात कर रहे हैं, प्रश्न ये भी है, जैसे कोयले की समस्या की हम बात कर रहे हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके वैकल्पिक ऊर्जा की स्रोत की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम सोलर एनर्जी की भी बात करें तो उसका जो उत्पादन है वो सिर्फ 2% है। जलपा जी, मैं वही बात कहने जा रहा था। जी जलपा जी, मैं वही बात कहने जा रहा था कि जब जी हमने पहले सोलार के लिए स्कीम निकाली, अब स्कीम निकालने के बाद गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी वापस ले ली, तो सोलार जो डालने रहे थे रूफटॉप सोलार, वो सारे सोलार रुक गए। अब इससे भी हम जो जितनी चाहे उतनी बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने तो वहां जाके देखा है उस एरियाज में जहां कोयले की खदानें हैं कि इतनी सारी खदानें जल रही है, गवर्नमेंट बाकी सब कुछ करती है, अभी तक वो नहीं किया है कभी कि खदानें जल रही है, उसमें कोयला हर रोज लाखों करोड़ों का कोयला जल जा रहा है अपने आप। मेरा ऑडियो चला आपने गया। शायद देखा होगा। तो वो सारी चीजों जो हेलो, करनी चाहिए उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं पीछे। और बाकी सब जो है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा विंड ऊर्जा, अब विंड एनर्जी के लिए हमने क्या किया? विंड एनर्जी के लिए जितनी भी चाहे विंड मिल्स हैं, हमने, हमारे यहाँ की कंपनी है गुजरात की, आज वो कंपनी की हालत क्या है? उसके पास बिजली पैदा करने के कुछ साधन ही नहीं है। तो ये कंपनी जो एक समय टॉप पर थी, आज आप कंपनी के हिसाब से देखिए, वो कंपनी आज कहीं नहीं दिख रही है। सवाल ये है कि हमारा प्लानिंग क्या कर रहा है? रूफटॉप से लेकर हम सारी जो कोयला की खदानें हैं, वहां से कोयला नाले में, जो पंड्या साहब ने अच्छा कहा है, और मेरे ख्याल से डोडिया साहब ने भी वही बात बताई कि हमारा प्लानिंग ऐसा है कि जहां कोयला पैदा होता है वहीं से दूर जगह ले जाते हैं। इससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो इतना बढ़ जाता है। आपको शायद याद होगा जलपा जी कि जब गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन था केंद्र के लिए, तब इलेक्शन के लिए स्पेशल एड बनाई थी, कैंपेन कोयले की ही सिर्फ, कि कोयला इतना दूर से लाना पड़ता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन खर्च होता है, गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है। उस वक्त शायद कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो ये प्लानिंग बाद में क्यों नहीं हुआ? आज हम पूछ सकते हैं एक सिटीजन के रूप में कि हमारे पास उसका प्लानिंग कुछ नहीं है। आपने ठीक है पानी पहुंचा दिया है, मगर बिजली घर घर पहुंचा दी, अगर बिजली पैदा ही नहीं होगी तो होगा कहां से? बल्ब जलेगा कहां से? सवाल ये है। तो जो बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें हम कभी भी उसके लिए इतना अच्छा प्लानिंग शायद नहीं कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। स्मिता जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। एक प्रश्न ये भी आता है कि अवैध कोयला उत्खनन है वो कब बंद होगा? जी जलपा, हम देखते हैं कि यहाँ हमारे देश में भ्रष्टाचार जो है ना वो सबसे ज्यादा है। भ्रष्टाचार के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है निजी प्राइवेटाइजेशन से बात होके गवर्नमेंट की भी कोई भी ऐसी जो समस्या है
वो हम देखते हैं कि सब जगह पे भ्रष्टाचार होता है। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की कोयले की खदानें होती है या बिजली उत्पादन केंद्र होते हैं, सबसे ज्यादा उसको माइल्ड कर दिया जाता है, उसको बड़े रूप में उसके साथ काम किया जाता है, क्योंकि उसके तरफ पूरा मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। जो पूरा मेंटेनेंस गवर्नमेंट देती तो वो कोयले की खदानें या बिजली उत्पादन केंद्र जो है वो चालू रहते, और उसके जो मजदूर लोग होते हैं उनको भी ऐसे कोई पूरी सुविधा नहीं दी जाती कि जो लोग अपने तरीके से अच्छी तरह से काम कर सके। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के ही ऐसा मानना है कि जो प्राइवेट हो जाए, सब जगह, रेलवे हो या एयर एयर हो, कोई भी हो, हम देखते हैं कि सब जगह पे वो प्राइवेटीकरण कर दिया जाता है, खानगीकरण कर दिया जाता है। तो अभी ये भी कोयले की खदानें हैं या बिजली उत्पादन केंद्र है, देखते हैं कि हम अदानी अंबानी को भी दिया जाता है। तो जो जगह पे गवर्नमेंट का मूल्य होना चाहिए वहाँ गवर्नमेंट का मूल्य नहीं है होता है, लेकिन प्राइवेट जो संस्थापक होते हैं उनको दिया जाता है, क्योंकि वो उनको उनका लाभ मिल सके। जो भ्रष्टाचार होता है ना, वो वहीं से पैदा शुरू होता है कि जब अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती गवर्नमेंट और दूसरे के ऊपर डाल देती है, तो हम समझते हैं कि भ्रष्टाचार होना ही था। लेकिन कोयले की खदानें जो होती है प्राइवेट कर दिया गया है, या बिजली की उत्पादन जो क्षमता है वो उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जितना भी लोगों को सरकारी जितना भी होगा तो सरकार की जिम्मेवारी होगी, लेकिन दिया जाएगा तो उससे लोगों को यही समझाया जाता है कि प्राइवेट कर देंगे तो उसका उसका अच्छा उत्पादन मिलेगा, उसका अच्छा लाभ होगा। कितना लाभ होते हैं प्राइवेटीकरण का वो दिखाया जाता है, उसके लाभ दिखाए जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो अपने जिम्मेवारी होती है वो उसके हाथ ऊंचे कर देते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। तो हम समझते हैं कि जो भ्रष्टाचार जो होता है इसके लिए पूरी सरकार जिम्मेवार है, और इनके जो बिचौलिए जो होते हैं उनको कमाई होती है। जो उसको भुगतान करने वाले होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, उसके जो ग्राहक होते हैं, उसको तो बिजली पूरी अच्छी तरह से या कम दाम में तो मिलती ही नहीं है। जो भी लाभ मिलता है वो उत्पादकों को मिलता है या उद्योगपतियों को मिलता है। तो हम समझते हैं कि ये सरकार जो है वो उद्योगपतियों का सुनती है, प्रजा का नहीं सुनती है। बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी विपुल जी। अगर हम कोयले के अलावा बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरे कोई ऊर्जा का स्रोत हमने इतना नहीं डेवलप किया कि कभी इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो वो काम लग सके। मेरी बात ये सुनिए कि हमारा देश का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बिजली पर आधारित है, और हमारे जो जितने भी ये पावर प्लांट है वो 80% से ज्यादा बिजली पर ही आधारित है। तो और बिजली और ये पावर प्लांट है कोयले पर आधारित है। तो मैं ये कहूंगा कि हम ये ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेस है उनके ऊपर हमें ध्यान तो जरूर रखना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो तो शायद सोलर पैनल वगैरह से चल सकता है, लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो तो जो है उनको तो बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, और इसमें ये पावर प्लांट जो है इससे ही काम चलेगा। तो मुझे लग रहा है सरकार को कुछ ऐसा प्लान करने की जरूरत है जिसमें जो लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे जहाँ ज्यादा बिजली की जरूरत नहीं रहती है, उन सबको जो है ना ऑल्टरनेटिव जो है हमें डेवलप करने की जरूरत है। अब सोलर पैनल का 5 साल से काफी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, अपने अपने रूफ में डाल रहे थे। मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे मैदानी एरिया है वहां भी ये प्लांट लगा था, इसका एमओयू भी हुआ था, लेकिन पता नहीं अचानक गुजरात सरकार को भी क्या हो गया कि उन्होंने ये पूरा सब्सिडी जो है विड्रॉ किया। मुझे लग रहा है उसकी बहुत बड़ी कीमत जो है हमें चुकानी पड़ेगी जो ऐसा ही चलता रहा तो। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे गांव गांव में बिजली जो है वो सोलर पैनल से हो सकती है, उसका आयोजन होगा तो बिल्कुल इसमें हमें फायदा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे एरिया है जहाँ लोग बिजली का उत्पादन करें और सरकार को बेचे, तो क्या है लोगों को अपना, मैंने कहीं कहीं ऐसी लैंड देखी जिसमें कुछ पक्का नहीं है, वहाँ वो ड्राई लैंड है, तो ड्राई लैंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? गरीबों को उनको बोलो कि आप सोलर पैनल लगाओ, हम आपको पैसा देते हैं,
और इनमें से जो है उनको भी कि जो है रोजगारी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है इस सरकार का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सरकार बनाएगी तो ये दिक्कत जो नहीं आएगी। और लास्ट में ये कहूंगा कि हमारा जो मंत्रालय है उसके पास प्लान तो होता है कि भी कितना कोयला निकलने वाला है, कितना टन कोयला निकलने वाला है, कितनी जरूरत है, ये सब तो होता है। मुझे पता नहीं कि अचानक ऐसा कैसे क्राइसिस पैदा हो गई, ये मेरे लिए सवाल है। रतन सिंह जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं कि जब पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ता है और फिर उसके पीछे पीछे हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। क्या लगता है ये पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है? जलपत जी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल करना जरूरी है। आप ऐसे देखो तो ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी ज्यादा मार पड़ रही है। अभी हमारे बाजू में एक मोरबी वहाँ का उद्योग है, वहाँ सब ट्रांसपोर्टेशन बंद, क्योंकि 100 रुपये का पेट्रोल है, उसको जितना भाव है उतना तो उससे ज्यादा तो खर्च होता है। तो सरकार को पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए। सब जगह पे जीएसटी है तो पेट्रोल डीजल में भी जीएसटी आने से किसी की कमर पे बोझा नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल में जीएसटी जरूर लाना चाहिए, वरना जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा तो कोई भी प्रोडक्ट है उस पे खर्च ज्यादा लादा जाएगा, वो महंगाई तो होगी। लेकिन महंगाई होती है पेट्रोल डीजल की वजह से होती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन उसको तो कुछ ही नहीं मिलता, उसको हर महीने का हफ्ता भी नहीं भर सकता है। वही प्रॉब्लम है अभी तो। भरत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल जो उसका बैरल का जो प्राइस है वो काफी कम है। अगर हम कंपेयर करते हैं आज से 10 साल पहले के प्राइस पे, जब 100 के ऊपर मतलब 3 डिजिट में हुआ करता था, फिर समझ में नहीं आता है वो लॉजिक कि इतना कैसे बढ़ गया और सरकार को इसमें इतना भी कितना टैक्स डालने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। जी भरत जी। बिल्कुल आपने सही कहा जलपा जी। सबसे बड़ा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल कोई अब मौज शौक की चीज नहीं है। इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी, या कहें कि एसेंशियल सर्विसेज है। अब एसेंशियल कमोडिटीज में अगर इतने भाव, मान लीजिए हमने 5 करोड़ लोगों को गैस के सिलेंडर दे दिए ऐसे ही मुफ्त में, जब सिलेंडर 1000 रुपए का होगा तो खरीदेगा कौन, सिलेंडर भरवाएगा कौन? वो सेम वे अगर बिजली, कल मैं आपको खुद को कहूं कि 20 रुपये यूनिट अगर बिजली हमें मिलेगी, कोयला चाहे कितना भी भाव देके हम बाहर से खरीदें, और वो बिजली 20 रुपये यूनिट होगी तो हम नहीं खर्च पाएंगे, हम बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेम वे वो जो बात है वो पेट्रोल में भी है कि अब सब लोग कह रहे हैं, पेट्रोल आपने कहा, सही कहा, पेट्रोल के भाव इतने नहीं है जो 7 साल पहले थे या 8 साल पहले थे, मगर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों में से एक भी अपना जो चाहे वो है, वो अपनी ड्यूटी छोड़ना नहीं चाहती। अब वो आपको देखना होगा। अगर आज मान लीजिए, आज का ही एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, पूरे वर्ल्ड में खाद्य चीजें और एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसके 38% भाव सिर्फ 1.5 साल में बढ़े हैं। अब 1.5 साल में अगर 38% बढ़े हैं तो हमारा कोई सैलरी 38% बढ़ा नहीं है, या कहिए कि किसानों की या दूसरी सिर्फ ऊपर के 20% को छोड़ के बाकी के 80% में किसी की भी 38% बढ़ोतरी नहीं हुई, 10% भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब वो बढ़ोतरी नहीं होती है, गवर्नमेंट को चाहे कितना भी मिल रहा है, गवर्नमेंट क्यों कैलकुलेशन करके नहीं छोड़ती कि क्यों ऐसा नहीं कर रही है? उन्होंने प्लानिंग करके सोचना है कि हमने कमाना कहां से है। गवर्नमेंट अगर जो एसेंशियल कमोडिटी में से कमाने शुरू करेंगी तो फिर तो देश चल ही नहीं पाएगा।
आज अहमदाबाद में सिर्फ 100 रुपये का भाव है, बाकी सब जगह आप राजस्थान में देखिए 110 रुपया, 11 रुपया गंगानगर में है। तो कोयला का भी वही हाल है। कोयला चाहे किसी भी कीमत पे अगर खरीदना शुरू करेंगे, इंपोर्ट करना, उसके बजाय जहां सस्ती बिजली, जहां से सस्ती ऊर्जा हो सकती है, वो हमने सोचना है। ये अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने में ही हम पूरी जो सिस्टम है इसको कोलैप्स कर पाएंगे, और कोलैप्स हो जाएगी फिर उसको उठाना बहुत मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल। स्मिता जी आपकी ओर आना जो स्मिता बेन ने बताया था, स्मिता बेन ने जो बताया कि भ्रष्टाचार की बात छोड़िए, गवर्नमेंट का खुद का प्लानिंग है। ये 3 चीजों एसेंशियल कमोडिटी है, गैस, पेट्रोल और कोयला। अगर इलेक्ट्रिसिटी सही भाव से नहीं दी तो कल बाकी सब जितने भी कारखाने चल रहे हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अपने आप ही बाकी सब चीजों में, आप सिर्फ सब्जियां छोड़ दीजिए, जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है उसके भी भाव बढ़ जाएंगे, एंड उस वक्त शायद कोई भी नहीं खरीद पाएगा, कंपनी बेच नहीं पाएगी, उसका मुनाफा कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। स्मिता जी आपकी ओर आना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना कितना जरूरी, क्योंकि हर चीज की सेंटर में देखो तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन जहां पर आता है वहां पर पेट्रोल डीजल आ ही जाता है। जी સ્મિતા जी। મને અવાજ નથી આવતો જલ્પાબેન। जी जी स्मिता जी, अब सुनाई दे रहा है आपको? आपको आवाज मिल रही है स्मिता जी? लगता है उन्हें आवाज नहीं मिल रही। आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी जी। विपुल जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल की प्राइस को हम किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे लग रहा है ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि है ना, क्योंकि ये जो है सरकार के हाथ में है, उनको कैसे कम करना है और उनको कैसे जो है उनकी जो है ऊपर करना है। इतने साल से, काफी सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में अब भाजपा शासित प्रदेश बढ़ रहा है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि हमें तो मैंडेट फुल मिल गया है, तो हमें जो भी चाहते हो कर सकते हैं। तो अब देखो, सबसे ज्यादा कमाई गवर्नमेंट को होती है तो पेट्रोल डीजल में होती है। तो वही मुझे लग रहा है कि जब तक लोग उठेंगे नहीं, उनका विरोध नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, तब तक ये डीजल पेट्रोल का भाव जो है कम होने वाला नहीं है। पेट्रोल डीजल के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए, विरोध पक्ष उनका जोर शोर से विरोध करे और लोग ये जो रूलिंग पार्टी जहां ये जो है उसको शिकस्त करे, तब जो है उनका प्राइस कम होगा। इसके बिना ये प्राइस कम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, ऐसा नहीं है। पहले भी जो है कम हुआ था, तब भी आपने जो है कम नहीं किया, आपने उनमें से पैसा कमाया। तो मुझे लग रहा है ये पूरा राजनीतिक मुद्दा है और ये प्रजा को देखने की जरूरत है। तो प्रजा उसको देखेगी और उनके सामने वो रिएक्ट करेगी, तब जो है पेट्रोल डीजल का भाव जो कम होगा। इसके बिना ये होने वाला नहीं है, मेरा साफ मंतव्य है मेरा। रतन सिंह जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो सीएनजी और पीएनजी की बात करें तो उसमें भी दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। यानी अगर जैसे हम पेट्रोल डीजल के विकल्प में कहीं ना कहीं पहले सीएनजी को देखा करते थे, लेकिन जिस तरीके से सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस भी हम विकल्प को लाएंगे वो भी कहीं ना कहीं उसी बराबरी पे चला जाएगा। जलपत जी, यही बात है कि पहले जो सोलर प्रोजेक्ट था, हर किसान को जो स्कीम निकला था, 5 रुपये तक बिजली की थी और 8 रुपये में कंपनियां बेचती थी। अभी उसमें से सब्सिडी निकाल दी, अभी फार्मर से 2.5 रुपये में बिजली खरीदी, तो फार्मर को कुछ मिलने वाला नहीं है। और प्राइवेटीकरण को, जो प्राइवेट कंपनियां है बड़े बड़े करार किए, उसको ही मिलने वाला है। ये सरकार
प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रही है हर जगह पे। किसी भी चीज में वो तो प्राइवेटीकरण के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम पहले देख तो पहले रेलवे स्टेशन पे जाते तो 2 रुपए में प्लेटफॉर्म का टिकट 3 रुपए 4 रुपए में 50 रुपया हो गया है। मतलब प्राइवेटीकरण से कोई नहीं होगा, कंपनियों का अच्छा होगा, आदमी की जेब से पैसा जाएगा, वो मेरा साफ मंतव्य है और हर आदमी को वो भुगतना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। आपकी ओर लौटना चाहूंगी भरत जी। यहाँ पर जब हम बात पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं, सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं हर चीज में दाम में बढ़ोतरी आ रही है। तब प्रश्न यही होता है कि शायद अगर हम कोई और विकल्प लेके भी आ जाए तो क्या गारंटी कि फिर वही महंगाई का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा। जी भरत जी। सॉरी, जी भरत जी। आवाज नहीं आ रही। जी हाँ भरत जी, जी, आपको सुनाई दे रहा है अब? हाँ आप सुनाई दे रहे हैं। जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में पहले सीएनजी को देखा करते थे, लेकिन जिस तरीके से सीएनजी के भी दाम बढ़े जा रहे हैं, यानी प्रश्न वहीं पे आता है कि अगर हमने कोई वैकल्पिक जो है वो ढूंढ भी लिया कोई विकल्प, तो फिर क्या होगा? क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कोई भी विकल्प हम लाते हैं, शायद जैसे तैसे करके उसकी जो मतलब सीरीज है वो भी हम सेट करते हैं, लेकिन फिर से वो दाम बढ़ोतरी आ ही जाती। जलपा जी, मैं कुछ एक पत्रकारों को दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा था, वही बात हुई थी। जब सीएनजी के भाव बढ़े और इसके साथ साथ सीएनजी के साथ साथ अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसकी प्राइस ही इतनी है। आज मैं आपको कहूं कि कम से कम कीमत की गाड़ी जो है वो 14 लाख की है और 14 लाख का आधा % भी आप गिने 7,000 रुपया इसका खर्च है। अब 7,000 रुपये अगर मेरा हर महीने सिर्फ इसका इंटरेस्ट जाएगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा कैसे? 100 किलोमीटर हर रोज की चलानी है। अब न तो गैस से चल रही है, न पेट्रोल से चल रही है, न मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी उसमें मैं परवड़ती है। अब करूंगा क्या? तो कॉमन मैन जो है उसके लिए हालत बहुत खराब हो गई है। ये सारी एसेंशियल चीजें अगर गवर्नमेंट ठीक भाव से नहीं देगी तो उसका सारा असर बाकी सब पर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतों में गवर्नमेंट ने, जो आप विष्णु भाई और दोनों ने, पंड्या साहब ने और डोडिया साहब ने सही कहा कि अगर हम ड्यूटी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम अपनी कमाई कर रहे हैं। आज 1.25 लाख करोड़ हर महीने का 1.25 लाख करोड़ हम जीएसटी कमा रहे हैं, मगर उसमें जीएसटी के अलावा पेट्रोल की ड्यूटी वही रख रहे हैं। अब अगर हम पेट्रोल की ड्यूटी ठीक से करें, ड्यूटी उसको जीएसटी में कम से कम ले लें, तो भी पेट्रोल सस्ता हो सकता है। कंपनियों को हमने छूट दे दी। हम कह रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट जब भी बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कंपनियों की प्राइस, गवर्नमेंट की कंपनियां है, तो कौन करेगा ये? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया में हमें पेट्रोल सही भाव से मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहे हैं, कोयला भी हम मंगा सकते हैं, हमारे पास इतनी ऊर्जा है, सूर्य शक्ति जो है, सोलार पावर इतने हैं। एक बार अगर ऐसा प्लानिंग कर दिया होता कि सोलार के जितने भी पैनल्स हैं, मैंने अमेरिका में जाके देखा है, हर एक घर में बाहर के चौगान में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सोलार ही लगे हुए हैं। मगर आप लेने जाओ, मैंने खुद खरीदा है, $5 में 10 सोलार लाइट मिलती है वहां, छोटी छोटी। वो आपका पूरा रास्ता ठीक से उजाला हो जाएगा रात को। ये हम नहीं कर रहे हैं। आज हम यहाँ लेने जाएं सोलार पैनल, हालत क्या है? 3 किलोवाट का सोलार अगर हमें सब्सिडी के बाद भी, वैसे सब्सिडी तो अभी बंद कर दी है, सब्सिडी के बाद भी 1 लाख रुपए का है। इसका मतलब है 1,000 रुपया हुआ इसका इंटरेस्ट। अब 1,000 रुपया इंटरेस्ट में दूं और बाद में मुझे 1,000 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्यों लूंगा सोलार पावर? सवाल ये है, सारे जो है इट्स अ कोऑर्डिनेटेड प्रॉब्लम्स, जो उसे कहें विचक्र कहते हैं। तो विशेष सर्कल में हम ऐसे फंसे हैं
कि आज लोग कुछ नहीं पार कर पा रहे हैं। लोगों की हालत ऐसी दयनीय है कि उनके पास न तो पेट्रोल के पैसे हैं, न इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के हैं, न गैस खरीदने की चीजें हैं। तो ये तीनों चीजें ऊर्जा की ऐसी हालत कर दी है कि बाकी सब चीजों पर भी इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपकी ओर लौटना चाहूंगी स्मिता जी, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, जिस तरीके से दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लोगों को लगता है कहीं ना कहीं अब जो परेशानी है उनकी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से कोयले की हम देख रहे हैं कि बहुत ही अल्प मात्रा में बच गया है, यानी कि ऊर्जा संकट भी आने वाला है। यानी महंगाई की मार है, ऊर्जा संकट भी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें भी है, यानी तीनों ओर से लोगों को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। जी स्मिता जी। जी स्मिता जी। जी स्मिता जी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जी जी, क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए पेट्रोल डीजल की दाम घटा जो बढ़ रहे हैं उसको घटाने के लिए? क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना लगता है स्मिता जी को ठीक से मेरी आवाज मिल नहीं पा रही है। विपुल जी, आपकी ओर लौटना चाहूंगी। आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा, आपको क्या लगता है राष्ट्र के सामने अगर चुनौती की अगर हम बात करें तो जो लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल डीजल की, और अल्प मात्रा में कोयला बचा है, आपको क्या लगता है सरकार को अब कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो बनानी होगी? क्योंकि ये तो सिर्फ एक हमारे लिए, अगर हम इससे सीख भी ले लें कि चलो यहाँ पे ये संकट है, लेकिन अगर आने वाले समय में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कुदरती संसाधन की बात करें तो वो बहुत ही कम मात्रा में बचा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि पेट्रोल डीजल का भाव जितना बढ़ेगा इतना हमारा और भी चीजों का भाव बढ़ेगा, और चीजों का भाव बढ़ेगा तो देश में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। और हमारे जो ज्यादातर वो गरीब लोग है, लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों का परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा। तो देश की ये इकोनॉमी को आगे ले जाना है, और उनको जो बोलते हैं कि समतोल विकास करना हम चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार को कुछ न कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है स्ट्रेटेजी की बात है ही नहीं। उनकी ये उनका क्या बोलते हैं, राजकीय इच्छा शक्ति की इसमें बात है। वो आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जो है दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी का भाव जो है कम कर सकता है, पानी का कम कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि जो है केंद्र सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल का भाव भी कम कर सकते हैं। नो डाउट उनकी जो आय है वो जरूर कम हो जाएगी, लेकिन उनको दूसरे भी सोर्स देखना चाहिए। सिर्फ पेट्रोल डीजल पर उनको ज्यादा जो है उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं था, आज हमारे देश में टू व्हीलर, फोर व्हीलर की संख्या भी बढ़ रही है। तो जिस तरह से इस प्रकार के जो आप उद्योग को भी बढ़ोतरी दे रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनकी मांग भी बढ़ेगी। तो मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें जरूर सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचेगी और ऐसे ही पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता रहेगा तो सरकार जो इसे अभी जो रूलिंग पार्टी है उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि राष्ट्र के सामने चुनौती है। अब चुनौती ऐसे है कि हमने पहले देखा था कि चीन में भी इस तरीके से जो वित्त संकट है वो उत्पन्न हुआ था, और उसके बाद भारत में भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई। हम जानते हैं जिस तरीके से कि कोयला से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी पर ज्यादातर हम निर्भर भी है। हम ये भी जानते हैं कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कोयले की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टॉक में शायद हम नंबर 4 पर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे कोलसे की खपत है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आयात करने में दूसरे नंबर पे हैं। यानी समझना ये होगा कि चलो कोलसा की ये जो हमें देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कमी आई है, लेकिन ये सीख भी ये देती है कि हमारे पास ऊर्जा का वैकल्पिक जो है वो क्या है स्रोत।
कहा जाता है कि हर संकट कुछ सिखा के जाता है, और अब जो ये कोयले का आया है संकट, उससे भी हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अगर हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा कहीं ना कहीं अगर उसके उत्पादन की बात करें तो वो 2% है। अगर हम दूसरे स्रोत की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ नहींवत परसेंटेज में ही है। बात अगर हम करते हैं कहीं ना कहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, हमारे पास विकल्प क्या है। अगर हम सीएनजी को विकल्प गिने तो वो हमारे पास में उतना भी बढ़िया विकल्प नहीं है, क्योंकि हम उसमें भी देख रहे हैं कि किस तरह हर थोड़े समय में कहीं ना कहीं दाम में बढ़ोतरी आती है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जैसे कि चर्चा में भी बताया गया कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी खरीदना है लोगों को तो उसके पास साथ भी पैसे चाहिए। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी प्राइस क्या होती है, यानी कि वो भी आम लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए वो विकल्प नहीं है। अगर जैसे कि हम बात कर ले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लोगों ने खरीद भी लिया तो उसके लिए पावर स्टेशन कहाँ बने हैं। अगर आपको चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर स्टेशन कहाँ उपलब्ध है। सरकार के द्वारा कई बार प्रयास किया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो लॉन्च करने का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम वो जो प्रोजेक्ट है उसमें काफी पीछे हैं। फिर बात हुई कि मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर सोलर पैनल लगाई जाएगी वगैरह वगैरह, बात तो हुई है, लेकिन ये करना होगा तो उसके लिए भी काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए, काफी स्ट्रेटेजी भी चाहिए। सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें वो विकल्प अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी होगी। प्रोजेक्ट जो है उसका अमलीकरण भी उतना ही जरूरी होता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बढ़ी जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम में बढ़ोतरी आती है। अगर त्योहारों की बात करें तो हम जानते हैं अभी कि हर जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत हम कितनी अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर लोगों के बजट की बात करें तो वो तो कोरोना काल से ही कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है, और दिन प्रतिदिन पहले लोगों ने महामारी झेली और फिर अभी महंगाई का सामना लोग कर रहे हैं, और ऊपर से ये बीज जो संकट है वो भी अब गहरा रहा है। प्रयत्न ये भी सरकार को करना चाहिए कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिसकी वजह से लोगों को महंगाई का सामना भी ना करना पड़े, और जो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो भी सरकार पूरी तरह पूरी कर पाए। जब हम कोयले की बात करते हैं तो ये भी प्रश्न आता है कि जो अवैध कोयला उत्खनन है उसको कैसे सरकार रोकेगी, क्योंकि कई बार आम लोग को भी अगर पता होता है कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ अवैध क्रिया हो रही है तो फिर सरकार को पता नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं ये जो माफिया राज है उस पर भी सरकार को लाल आंख करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कंट्रोल में करने की जरूरत है। अगर हम हमारे जो अगर बात करें नेचुरल जो रिसोर्सेज है अगर उसको नहीं संभालेंगे तो क्या होगा। ये तो संकट चलो अभी आया है, शायद सरकार कुछ ना कुछ बंदोबस्त भी कर दे, या फिर हो सके कि कुछ जगह पे हमें कहीं ना कहीं कटौती भी दिखे अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि ये जो संकट आया है क्या गारंटी कि ये दोबारा नहीं आएगा, या फिर लंबे समय का ऐसा कोई संकट हमारे पे नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद धीरे धीरे अब जाके लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये बीज संकट आ गया कहीं ना कहीं फिर से जो काले बादल है वो मंडराने लगे। क्योंकि अगर बिजली में कटौती होती है, अगर प्रोडक्शन बंद होता है तो फिर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रोडक्ट पर तो इसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम होगा और डिमांड अगर ज्यादा होगी तो प्राइस तो बढ़नी ही है। और साथ में ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाए या ना लाए। समझ में ये नहीं आता कि हर बार बोला जाता है लेकिन कुछ किया क्यों नहीं जाता। इसका सीधे तौर पर अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात कर रहे हैं, समझे भी सही, तो कहीं ना कहीं केंद्र और जो राज्य का जो टैक्स है वो कई ज्यादा है, और ये उनके लिए एक इनकम का रिसोर्स भी है। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो वो नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं उनकी आय पर असर पड़े, उनकी आय कम हो। कई बार बातें हर बार होती है सामने कहीं ना कहीं कि महंगाई कम करने के लिए या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा, लेकिन सिर्फ बातें ही होती हैं।
यानी कुल मिला के अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या बढ़ते तेल की जो मतलब कीमतों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, सीएनजी पीएनजी की भी हमने चर्चा की, गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें उसमें भी दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके अलावा ये बीज संकट, यानी सरकार को अब कोई ना कोई फैसला करना ही होगा, जल्द से जल्द इस चीजों का हल निकालना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं हुई तो ये आने वाले कल के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।